दो युवा सहेलियों ने एक साथ शाम बिताने का फैसला किया, ये नहीं जानते हुए कि यह रात उनकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगी। जब शहर नींद में डूब गया, कुछ अनपेक्षित हुआ। एक अनचाहे मेहमान ने घर की शांति को भंग कर दिया और एक ऐसी पहेली छोड़ दी जिसने पूरे इलाके को हिला दिया। सुबह की रोशनी में जो पता चला, उसने अनुभवी जांचकर्ताओं को भी कांपा दिया। यह घटना जल्द ही एक सामान्य जांच के दायरे से बाहर हो गई। आए हुए संघीय एजेंट मामले के पैमाने और जटिलता से स्तब्ध रह गए। यह जल्द ही सबसे ज्यादा चर्चा की जाने वाली कहानियों में से एक बन गई और पूरे देश का ध्यान खींच लिया। 1989 में क्रिस्टल सोल्स का जन्म कैंसस राज्य में हुआ था। वह प्यार करने वाले माता पिता और दो छोटी बहनों के साथ एक परिवार में बड़ी हुई। जैसा कि भाई बहनों के बीच अक्सर होता है, बहनें अक्सर एक दूसरे से भिड़ जाती थीं। क्रिस्टल सबसे बड़ी होने के नाते अक्सर छोटों की देखभाल करती थी जब माता पिता काम पर होते थे। छोटों को हमेशा यह पसंद नहीं आता था कि उनकी बहन उन्हें निर्देश दे। मतभेदों के बावजूद बहनें मुश्किल समय में हमेशा एकजुट रहती थीं। जब क्रिस्टल 10 साल की हुई, परिवार ने पड़ोसी राज्य के छोटे से शहर डेल रियो में जाने का फैसला किया। एक नया घर चुनने के लिए अपनी यात्राओं में से एक के दौरान सोल्स परिवार ने हैरिस परिवार से मुलाकात की, जो उस घर के सामने रहता था जो उन्हें पसंद आया था। क्रिस्टल जल्दी ही हैरिस की 13 साल की बेटी कैटी से दोस्त बन गई और शिफ्ट होने का बेसब्री से इंतजार करने लगी ताकि वह अपनी नई दोस्त के साथ और समय बिता सके। यह शिफ्ट साल के अंत के लिए योजनाबद्ध थी और क्रिस्टल के माता पिता धीरे धीरे अपना सामान ले जा रहे थे। ऐसा हुआ कि उन्हें नए साल के तुरंत बाद शिफ्ट पूरी करनी थी। चूंकि उनका कैंसस का घर पहले ही खाली हो चुका था, माता पिता ने फैसला किया कि क्रिस्टल और उसकी 7 साल की बहन मार्की नए साल की पूर्व संध्या को कैटी के घर पर बिताएंगी। क्रिस्टल इस विचार से उत्साहित थी और अपनी दोस्त के साथ जश्न मनाने के लिए उत्सुक थी। क्रिस्टल और उसकी बहन ने कैटी के साथ नए साल का जश्न मनाया, उसकी मां और हैरिस परिवार के 3 अन्य बच्चों के साथ। शाम शानदार रही। लड़कियों ने एक फिल्म देखी, पॉपकॉर्न खाया और रात के आराम के लिए तैयार हुई। मार्की, क्रिस्टल की छोटी बहन, उनके कमरे में रहना चाहती थी, लेकिन क्रिस्टल ने जोर दिया कि वह अलग सोए। नाराज मार्की लंबे समय तक सो नहीं पाई और अपनी बड़ी बहन से नाराज रही। गहरी रात में क्रिस्टल अचानक एक तेज आवाज से जाग गई। शुरू में वह समझ नहीं पाई कि क्या हो रहा है। वह और कैटी एक बंक बेड में सो रही थी। क्रिस्टल ऊपर, कैटी नीचे। किसी कारण से लाइट जल रही थी। जब उसने नीचे देखा, क्रिस्टल ने डर के साथ एक अजनबी को निचली मंजिल के पास देखा। डर से जम गई। वह कोई आवाज नहीं निकाल पाई। जो अगले पल हुआ, उसने लड़कियों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। अजनबी ने कैटी के साथ एक भयानक कृत्य किया, जबकि उसे एक तेज वस्तु से धमकी दी। क्रिस्टल डर से पंगु हो गई। नहीं जानती थी कि अपनी दोस्त की मदद कैसे करे, क्योंकि वह अपनी सुरक्षा के लिए डरी हुई थी। जब अजनबी जाने के लिए मुड़ा, वह अचानक पलटा और क्रिस्टल को देख लिया। वह उसके बिस्तर की ओर गया और उसके विरोध के बावजूद उसे पकड़ लिया। क्रिस्टल एक खतरनाक स्थिति में पड़ गई और उसे चोट लग गई। फिर अजनबी ने लाइट बंद कर दी, कमरे से बाहर निकल गया और दरवाजा बंद कर दिया। अंधेरे में छोड़ दी गई, क्रिस्टल ने अपनी स्थिति के बावजूद कैटी तक पहुंचने की ताकत पाई। उसकी दोस्त धीमी आवाजें निकाल रही थीं और क्रिस्टल ने उसे शांत करने की कोशिश की। वह कहना चाहती थी कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन उसे पता चला कि वह एक शब्द भी नहीं बोल पा रही थी। जल्द ही कैटी चुप हो गई। उसकी दोस्त, जो फर्श पर पड़ी थी, भ्रमित थी और नहीं जानती थी कि क्या करना है। कुछ समय बाद उसने एक कार का दरवाजा बंद होने और वाहन के दूर जाने की आवाज सुनी। ये मानते हुए कि खतरा टल गया है, उसने खुद को उठने और कैटी के लिए मदद खोजने के लिए मनाया। क्रिस्टल पहले अपनी छोटी बहन के कमरे में गई, लेकिन अचानक गायब हो गई। अपनी आवाज के कारण उसे जगा नहीं पाई। जब उसने घर में दबी हुई चुप्पी महसूस की, क्रिस्टल ने डर के साथ सोचा कि हैरिस परिवार के अन्य सदस्यों के साथ कुछ भयानक हुआ हो सकता है। अंत में क्रिस्टल केवल एक नाइट गाउन पहने और गंभीर रूप से घायल
मदद की तलाश में सड़क पर भाग गई। दिसंबर के अंत की ठंडी रात के बावजूद वह जानती थी कि उसे अपनी दोस्त को बचाना होगा। बाहर क्रिस्टल ने दूर एक रोशनी देखी। हैरिस का घर शहर के किनारे पर था और अगले पड़ोसियों तक लगभग 1 किलोमीटर की दूरी थी। ये जानते हुए कि उसके पास कोई विकल्प नहीं है, क्रिस्टल उस रोशनी की ओर चल पड़ी। जब वह पड़ोसी के घर पहुंची, उसने दरवाजा खटखटाना शुरू कर दिया। मालिक ने पहले पूछा कि कौन है, लेकिन क्रिस्टल जवाब नहीं दे पाई। आखिरकार उसने खोला और जब उसने क्रिस्टल की हालत देखी तो तुरंत एक एम्बुलेंस को बुलाया। मदद का इंतजार करते हुए क्रिस्टल ने इशारों से आदमी से पेन और कागज मांगा। उसने हैरिस परिवार पर हुए हमले के बारे में लिखा और एम्बुलेंस को जल्दी लाने की विनती की। इसके अलावा उसने पूछा, क्या मैं बच जाऊंगी? आदमी ने उसे आश्वासन दिया कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। हालांकि जब उसने उसकी स्थिति की गंभीरता देखी तो खुद इस पर विश्वास नहीं कर पाया। अंत में एम्बुलेंस आई और क्रिस्टल को अस्पताल ले गई। युवा महिला की स्थिति ने डॉक्टरों को बहुत चिंतित कर दिया। वे अनिश्चित थे कि वह इस घटना के बाद ठीक हो पाएगी या नहीं। इस समय जांचकर्ता हैरिस परिवार के घर पहुंचे। कैटी के बेडरूम में उन्होंने पाया कि कुछ अटल हो गया था। हालांकि परिवार के अन्य सदस्य सुरक्षित थे। मां और अन्य बच्चे अधिकारियों के आने के बाद ही जागे, मार्की के साथ। युवा महिला ने आंखें खोलीं और अपने कमरे में एक अजनबी महिला को देखा, जिसने उससे उठने और उसके साथ आने को कहा। जब मार्की हॉल में आई, उसने फर्श पर घटना के निशान देखे और समझ गई कि कुछ भयानक हुआ था। चिकित्सा विशेषज्ञों ने जल्दी ही निष्कर्ष निकाला कि कैटी के पास कोई मौका नहीं था। गर्दन के क्षेत्र में चोट के अलावा उन्होंने एक तेज वस्तु के 16 और निशान पाए। इस बीच डॉक्टर क्रिस्टल की जान बचाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। उन्हें उसे तुरंत हेलीकॉप्टर से दूसरे अस्पताल में स्थानांतरित करने की आवश्यकता थी, लेकिन इसके लिए उन्हें माता पिता की सहमति की जरूरत थी। सुबह के शुरुआती घंटों में उन्होंने उसकी मां से संपर्क किया। स्तब्ध महिला ने अपनी सहमति दे दी और तुरंत सैन एंटोनियो में अस्पताल की ओर निकल पड़ी। उसके पहुंचते ही क्रिस्टल का ऑपरेशन किया गया और उसे वेंटिलेटर से जोड़ा गया। वह कुछ घंटों बाद होश में आई और इस समय तक उसकी मां उसके पास थी। जब वह जागी, युवा महिला ने पाया कि वह फिर से बोल सकती है और तुरंत कैटी के बारे में पूछा। महिला ने हिचकिचाहट दिखाई क्योंकि वह दुखद खबर देना नहीं चाहती थी और अपनी बेटी की स्थिति के बारे में चिंतित थी। अंत में उसे सच्चाई बतानी ही पड़ी। जब क्रिस्टल को अपनी दोस्त के दुखद भाग्य के बारे में पता चला, उसने बहुत चाहा कि पुलिस इस व्यक्ति को जल्दी ढूंढ ले। जांचकर्ता जो क्रिस्टल के घटना के बारे में बताने का इंतजार कर रहे थे ने उसके विवरण के आधार पर संदिग्ध का एक स्केच बनाने के लिए एक चित्रकार को बुलाया। क्रिस्टल ने लंबे काले बालों और घनी दाढ़ी वाले एक आदमी का वर्णन किया जो उसके चेहरे के अधिकांश हिस्से को ढक रहा था, साथ ही उसकी काली बुरी आंखों का भी। जब उसने तैयार चित्र देखा, उसने पुष्टि की कि यह व्यक्ति से बहुत मिलता जुलता था। इसके बाद पुलिस अधिकारियों ने उस क्षेत्र में रहने वाले पूर्व अपराधियों की तस्वीरें अपने डेटाबेस से देखना शुरू कर दिया। वे तस्वीरों के एक चयन के साथ अस्पताल में क्रिस्टल के पास लौटे। क्रिस्टल ने ध्यान से हर तस्वीर का अध्ययन किया जब तक कि वह एक पर रुक नहीं गई और चुपचाप उस पर इशारा नहीं किया। यह वही व्यक्ति था जिसे उसने उस रात देखा था। पता चला कि यह 35 वर्षीय टॉमी लिन सेल्स था, जिसका एक गंभीर आपराधिक अतीत था और जो डेल रियो में रहता था। जांचकर्ता तुरंत उसके घर की ओर निकल पड़े। जब वे ट्रेलर के दरवाजे पर पहुंचे तो उन्होंने टॉमी को पुकारा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। उन्होंने देखा कि दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था और वे अंदर चले गए। उन्होंने कमरे में आदमी को पाया और उसने शांति से कहा, मुझे खुशी है कि मुझे आखिरकार पकड़ लिया गया। मैं इस सब से थक गया था। जब टॉमी को गिरफ्तार किया गया तो उसने कारण के बारे में भी नहीं पूछा। पहली पूछताछ में उसने सब कुछ बता दिया। उस रात वह एक खुली खिड़की से घर में घुस गया और सभी कमरों की तलाशी ली। टॉमी ने पुलिस को बताया कि उसने किसे सोते हुए देखा था, लेकिन उसने कैटी को चुना।
वह इस परिवार को जानता था और लंबे समय से कैटी पर नजर रखे हुए था। टॉमी कैटी के पास गया और कोशिश की, लेकिन वह छूट गई और मदद के लिए चिल्लाई। उसने जल्दी से उसे पकड़ लिया, उसका मुंह बंद कर दिया और एक खतरनाक कार्य किया। ऐसा लगता है कि केवल क्रिस्टल ने उसकी चीख सुनी, बाकी नहीं जागे। टॉमी जाना चाहता था, लेकिन उसने क्रिस्टल को देख लिया और उसकी गर्दन को चोट पहुंचाई, घर छोड़ दिया और चला गया, ये मानते हुए कि उसने दूसरी युवा महिला को भी एक अपूरणीय चोट पहुंचाई थी। आदमी पुलिस के साथ हैरिस के घर जाने और दिखाने के लिए सहमत हो गया कि सब कुछ कैसे हुआ। उसने मुस्कुराते हुए बताया और जांचकर्ताओं को लगा जैसे टॉमी को अपने कृत्यों पर गर्व था। पुलिस जानती थी कि यह उसका पहला कानून उल्लंघन नहीं था। पहले उसे छोटे मोटे अपराधों के लिए गिरफ्तार किया गया था, चोरी, झगड़े, नशे में गाड़ी चलाना। एक बार उसने एक महिला के साथ एक गैर कानूनी कृत्य किया था, जिसके लिए उसे 4 साल की जेल हुई थी। फिर भी जांचकर्ताओं को संदेह था कि टॉमी अन्य गंभीर घटनाओं में भी शामिल हो सकता है। जिस तरह से वह बिना किसी के ध्यान में आए अजनबी के अपार्टमेंट में घुसा और क्रिस्टल के अलावा किसी को परेशान किए बिना वहां से निकल गया, इससे जांचकर्ताओं को लगा कि उसे शायद ऐसे कृत्यों का अनुभव था। इससे पहले कि वे इस संदेह की ओर जांच कर सकते, टॉमी ने उन्हें अचानक चौंका दिया। हैरिस के घर से वापस सरकारी गाड़ी में जाते समय उसने अचानक कहा, शायद आप अन्य मामलों के बारे में भी जानना चाहेंगे। यह वाक्य लंबी बातचीत की शुरुआत थी जो कई महीनों तक चली। टॉमी ने अपने कठिन बचपन के बारे में बताना शुरू किया, एक बड़े परिवार में बिना पिता के, जहां मां पालन पोषण से अभिभूत थी। कम उम्र में उसे और उसकी जुड़वां बहन को एक गंभीर बीमारी का पता चला। बहन जीवित नहीं रही, लेकिन टॉमी बच गया। बचपन से ही टॉमी ने एक समस्याग्रस्त जीवन जिया। उसने 7 साल की उम्र से शराब पीना शुरू कर दिया, स्कूल से भागता था और छोटी मोटी चोरियां करता था। 8 साल की उम्र में उसने एक पड़ोसी के कारण आघातजनक अनुभव किए जो कुछ समय तक चले। टॉमी का व्यवहार आक्रामक और अजीब हो गया। जब वह 10 साल का था तो उसकी मां के साथ एक घटना हुई, जिसके बाद परिवार चला गया और उसे अकेला छोड़ दिया। इसके बाद टॉमी ने एक असामाजिक जीवन जीना जारी रखा, छोटे मोटे अपराध किए और चोरी करके जीवित रहा। उसने बताया कि 15 साल की उम्र में वह एक अजनबी के घर में घुस गया और कुछ अपरिवर्तनीय कर दिया। यह मामला अनसुलझा रहा, लेकिन रिकॉर्ड में टॉमी जैसे दिखने वाले व्यक्ति का उल्लेख किया गया था, जिसे गवाहों ने आसपास देखा था। इसके बाद टॉमी देश भर में यात्रा करता रहा और विभिन्न राज्यों में रहा। जांचकर्ताओं के साथ कई महीनों की बातचीत के दौरान उसने 70 से अधिक जीवन समाप्ति के मामलों को स्वीकार किया। जांचकर्ताओं ने उसकी हर कहानी की जांच की, लेकिन जल्द ही उन्होंने महसूस किया कि टॉमी अपने कृत्यों की संख्या को बहुत बढ़ा चढ़ाकर बता सकता है। टॉमी की कहानी ने कानून प्रवर्तन अधिकारियों के लिए कई सवाल खड़े कर दिए। कई मामलों में वे उन घटनाओं में उसकी भागीदारी की पुष्टि नहीं कर सके जिनके बारे में उसने बताया था। इसके अलावा कभी कभी ऐसे तथ्य मिले जो उसके बयानों के विरोधाभासी थे। इसने जांचकर्ताओं को यह मानने पर मजबूर किया कि टॉमी संभवतः दूसरों के कृत्यों को अपने ऊपर ले रहा था। ऐसे व्यवहार के पीछे के कारण स्पष्ट लग रहे थे। ऐसा लगता था कि टॉमी अपनी गिरफ्तारी के बाद मिलने वाले ध्यान का आनंद ले रहा था। उसके साथ सभी बातचीत एक पत्रकार की उपस्थिति में हुई जो उसकी कहानियों को प्रेस में रिपोर्ट कर रहा था। टॉमी खुद अपनी कहानियों पर गर्व महसूस करता था और उन्हें स्पष्ट आनंद के साथ बताता था। जांचकर्ताओं ने निष्कर्ष निकाला कि वह केवल ध्यान के केंद्र में रहने के लिए किसी भी घटना को स्वीकार करने के लिए तैयार था। हालांकि यह उसके स्वीकारोक्तियों के केवल एक हिस्से पर लागू होता था। 22 मामलों में पुलिस उसके बयानों की पुष्टि करने में सफल रही। उसके बयानों के बाद वे आश्वस्त थे कि वास्तव में टॉमी इन घटनाओं के पीछे था। इसके अलावा कई विवादास्पद मामले थे जहां जांचकर्ता निश्चितता के साथ उसकी भागीदारी की पुष्टि नहीं कर सके। इस प्रकार पुलिस कम से कम 22 मामलों में टॉमी की भागीदारी से आश्वस्त थी, लेकिन उनके पास उसके अपने शब्दों के अलावा आधिकारिक आरोप लगाने के लिए कोई ठोस सबूत नहीं था।
जांचकर्ताओं को संदेह था कि यह व्यक्ति अन्य रहस्यमय घटनाओं की एक श्रृंखला में शामिल हो सकता है। हालांकि इन मामलों में वे सैद्धांतिक रूप से भी उनके साथ उसके संबंध को साबित नहीं कर सके। समय के साथ उन्हें यह भी लगा कि टॉमी खुद अपने सभी अवैध कृत्यों को याद नहीं कर सकता। तथ्य यह था कि वह न केवल लगातार शराब का दुरुपयोग करता था, बल्कि मजबूत प्रतिबंधित पदार्थों का भी सेवन करता था। परिणाम स्वरूप वह अपने कुछ कृत्यों को याद नहीं कर सकता था या कुछ विवरणों को भ्रमित कर सकता था। यह संभव है कि कुछ घटनाएं बस उसकी चेतना से मिट गई हों, जबकि अन्य उसके दिमाग में मिश्रित हो गई हों, जिससे तथ्यों में भ्रम पैदा हो गया हो। 1999 के दौरान आदमी ने 5 गंभीर घटनाओं में अपनी भागीदारी स्वीकार की, जिसमें कैथी हैरिस की घटना और क्रिस्टल पर हमला शामिल था। 3 पीड़ित नाबालिग थे। हालांकि ठोस सबूतों की कमी के कारण जांचकर्ता टॉमी को केवल 2 घटनाओं के लिए अदालत में ला सके, कैथी की घटना और क्रिस्टल पर हमला। अदालती कार्यवाही 2000 के मध्य में शुरू हुई। टॉमी की गिरफ्तारी के 6 महीने बाद अभियोजन पक्ष ने सबसे कठोर सजा मांगने की घोषणा की। क्रिस्टल, जो इस समय तक अपने अनुभव से उबर चुकी थी, अदालत में गवाही देने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रही थी। जब यह क्षण आया, टॉमी ने कक्ष छोड़ने की अनुमति मांगी, लेकिन क्रिस्टल ने उसकी उपस्थिति पर जोर दिया। उसने उस रात की घटनाओं का विस्तार से वर्णन किया, अभियुक्त से अपनी नजरें नहीं हटाते हुए। टॉमी ने उसे देखने से बचा और लगातार मुड़ता रहा। बचाव पक्ष कठोर सजा के खिलाफ ठोस तर्क पेश करने में विफल रहा और अंत में अदालत ने टॉमी के खिलाफ सबसे कठोर सजा सुनाई। उसे एक विशेष सुविधा में स्थानांतरित कर दिया गया, जहां वह सजा के क्रियान्वयन का इंतजार करता रहा, जो कई वर्षों तक चला। इस समय के दौरान टॉमी ने एक और गंभीर अपराध स्वीकार किया और जांचकर्ताओं ने एक अन्य घटना में उसकी भागीदारी साबित करने की कोशिश की। उन्होंने पर्याप्त सबूत इकट्ठा करने की उम्मीद की, लेकिन मामला कभी अदालत तक नहीं पहुंचा। टॉमी ने एक टेलीविजन चैनल को एक साक्षात्कार दिया, जिसमें उसने अपने कृत्यों और प्रेरणाओं के बारे में अपने विचार साझा किए। उसने बताया कि हर अपराध में वह अपने पड़ोसी से बदला लेने की कल्पना करता था, जिसने उसे बचपन में पीड़ा दी थी। आदमी ने दावा किया कि उसे कोई पछतावा नहीं है, क्योंकि उसका मानना था कि वह इस तरह से उन लोगों की आत्माओं को मुक्त कर रहा था जिनसे वह अपने रास्ते में मिला। पत्रकार ने पूछा कि क्या टॉमी क्रिस्टल को याद करता है, वह युवा महिला जो उसके हमले से बच निकलने में सफल रही थी। उसने जवाब दिया कि वह हर दिन उसके बारे में सोचता है, लेकिन उसे कोई संदेश या माफी भेजने से इनकार कर दिया। 14 साल की कैद के बाद 2014 में टॉमी के लिए अधिकतम सजा का फैसला लिया गया। कैथी के रिश्तेदार और अन्य पीड़ितों के परिजन निष्पादन के लिए आए। क्रिस्टल भी मौजूद थी और घटनाक्रम को देख रही थी। सजा के निष्पादन से पहले टॉमी ने अंतिम शब्द बोलने से इनकार कर दिया और केवल कुछ दोस्तों की ओर मुस्कुराया जो उसका समर्थन करने आए थे। उस रात की घटनाओं ने क्रिस्टल के जीवन में गहरे निशान छोड़ दिए। कई वर्षों तक वह अपने सामान्य जीवन की लय में वापस नहीं आ पाई। रातें उसके लिए विशेष रूप से कठिन हो गईं। वह घंटों जागती रहती और योजनाएं बनाती रहती कि अगर कोई अनचाहा व्यक्ति उसके कमरे में घुस आए तो क्या करना है। अपने दिमाग में वह विभिन्न परिदृश्यों की कल्पना करती और हर उस कदम के बारे में सोचती जो उसे खतरों से बचा सकता। दिलचस्प बात यह है कि इस घटना के बाद क्रिस्टल के अपनी बहनों के साथ संबंध काफी सुधर गए। उन्होंने उसके अत्यधिक प्रभुत्व को बुरा मानना बंद कर दिया जब उन्होंने महसूस किया कि इसके पीछे केवल उनकी चिंता थी। बहनें क्रिस्टल के कार्यों के पीछे के कारणों को बेहतर ढंग से समझने लगीं। टॉमी की कहानी ने उसकी सजा के वर्षों बाद एक अप्रत्याशित मोड़ लिया। 2015 में एक महिला ने उसके कृत्यों पर एक वृत्तचित्र देखने के बाद पुलिस से संपर्क किया। उसने बताया कि 1982 में उसके परिवार पर एक हमला हुआ था, जिसमें वह और उसकी बहन घायल हो गई थीं और उनकी मां जीवित नहीं बची थी। उस समय युवा महिला ने रॉडनी लिंकन को अपराधी के रूप में पहचाना था और उसे गिरफ्तार कर लिया गया था। हालांकि टॉमी के बारे में फिल्म देखने के बाद महिला ने डर के साथ अपनी गलती को पहचाना। उसने गलत आदमी की पहचान की थी
और वास्तविक अपराधी वास्तव में टॉमी सेल्स था। मामले की समीक्षा के बाद यह स्पष्ट हो गया कि रॉडनी वास्तव में इस त्रासद घटना में निर्दोष था। कई वर्षों की कैद के बाद 77 वर्षीय व्यक्ति को अंततः अपनी स्वतंत्रता मिली। उसकी अनुपस्थिति 3 दशकों से अधिक समय तक चली। 2016 में क्रिस्टल के परिवार को इंटरनेट पर एक अप्रिय घटना का सामना करना पड़ा। किसी ने उसे और उसकी बहनों को परेशान करने वाले संदेश और चित्र भेजना शुरू कर दिया, जो एक लंबे समय पहले की घटना से संबंधित थे। इस व्यक्ति ने क्रिस्टल पर आरोप लगाया कि जब कैटी मुसीबत में थी तो उसने पर्याप्त जल्दी मदद नहीं मांगी। उसने क्रिस्टल को धमकी भी दी और दिखाया कि वह उसका पता जानता है। चिंतित होकर क्रिस्टल ने कानून प्रवर्तन एजेंसियों से संपर्क किया। उन्होंने जल्दी से धमकियों के स्रोत का पता लगा लिया। यह पता चला कि यह फ्लोरिडा का 25 वर्षीय एल्विन विली था, जिसने दावा किया कि उसने यह मजाक में किया था। अदालत ने उसके हास्य को मनोरंजक नहीं पाया और उसे 4 साल की जेल की सजा सुनाई। इसके बाद क्रिस्टल ने कई साक्षात्कारों में अपने विचार साझा किए। उसने उस घटना के बाद सुरक्षित रहने के लिए अपनी कृतज्ञता व्यक्त की। उसके शब्दों के अनुसार वह अपने अनुभव को संसाधित करने में सक्षम थी और अब टॉमी के बारे में नहीं सोचती। जांचकर्ताओं को संदेह है कि टॉमी के कृत्यों से प्रभावित लोगों की वास्तविक संख्या आधिकारिक तौर पर पुष्ट 22 मामलों से अधिक हो सकती है। हालांकि वे अब अन्य घटनाओं में उसकी भागीदारी साबित करने में संदेह करते हैं। एकमात्र बात जो उन्हें शांत करती है वह यह निश्चितता है कि टॉमी अब किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। टॉमी के जांचकर्ताओं से इतने लंबे समय तक अज्ञात रहने का कारण काफी सरल था। बिना किसी स्थायी नौकरी और निवास के वह एक घुमंतू जीवन जीता था। लगातार शहरों और राज्यों के बीच घूमता रहता था और कारपूल का उपयोग करता था। हर नई घटना के साथ वह अधिक सावधान हो गया और कोई सुराग नहीं छोड़ा। समय के साथ वह तट से तट अपराधी के रूप में जाना जाने लगा, क्योंकि उसकी गतिविधियों से जुड़े मामले पूरे देश में फैले हुए थे।